मैं कुमार अनुभव आपके समक्ष जुनून सीरीज़ लेके आया हूँ। यह सीरीज आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हम आज राज्य व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। राज्य व्यवस्था के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आपके इम्तिहान में सीधे आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं राज्य व्यवस्था। ठीक, आइए। तो राज्य व्यवस्था में हम पहला सवाल देख रहे हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सवाल हमसे क्या पूछा गया है? एक तरफ एक सूची में कुछ चीजें बताई गई हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें दूसरी सूची में दी गई हैं। इन्हें हमें मेल करना है और सही उत्तर तक पहुंचना है। पहले में क्या लिखा है? ए में नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। दूसरी तरफ नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 एवं चार्टर अधिनियम 1833। कुल जमा हमसे जो बात जानना चाहिए है वो ये कि किस वाले अधिनियम में कौन सा प्रावधान आया था। तो आइए हम देखते हैं। इसका करने का एक और तरीका होता है। सबसे पहले हम वो बात पकड़ें जो बात पुख्ता पुख्ता हो, जो बात पुख्ता पुख्ता हो। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के एक्ट से हुआ था। 1773 के एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो क्या इसमें कहीं 1773 है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773, मतलब बी का 1 तो हर हाल में है। बी का 1 तो हर हाल में है। अब बी का हमने 1 देख लिया, और कभी कभी हमारी किस्मत काम करती है। हमने बी का 1 खोजा और हमें बी का 1 एक ऑप्शन में मिल गया और हमारा ऑप्शन बी ठीक हो गया। लेकिन हम बाकी के 3 भी ऑप्शन देखेंगे। बी का 1 मिल गया। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने के लिए 1813 के एक्ट के तहत परमिशन दे दी गई थी। तो इंग्लिश मिशनरियों का 1813 हो जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। हाँ, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 अधिनियम के तहत की गई थी। जो व्यक्ति कानूनी सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ था उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। उनको हम जीबी मैकॉले के नाम से भी जानते हैं। तो ये 1833। बचा केवल एक, नियंत्रक परिषद की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। और इस प्रकार हमने ए का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ और बी का फर्स्ट देख लिया। ठीक, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो हम दूसरे सवाल की तरफ हैं। ठीक, दूसरा सवाल क्या कहता है हमारा? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर, यह बात ध्यान दें, चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम के तहत? हमने क्लास में पढ़ा है 1813 अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1813। क्या हमारे ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में 1813 अधिनियम है। अभी अभी हमने एक और बात पढ़ी थी पिछले सवाल में। 1813 अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की इजाजत भी दे दी गई थी। ठीक, 1833 का अधिनियम भी हम इसके पहले पढ़ के आए।
जहां पे एक विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकॉले को सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, बजट पर बहस करने की शक्ति पूछा है हमसे। यह भी हमने क्लास में पढ़ा था 1892 अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1892 अधिनियम के तहत हम भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी, जबकि मत देने की शक्ति 1909 अधिनियम के तहत। इसके साथ हम एक बात और जान लें, हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं नहीं लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 112 तथा 202 में लिखा है। 112 में केंद्र सरकार के लिए, जबकि 202 में राज्य सरकार के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में बजट शब्द कहां लिखा गया है? बजट तो शब्द लिखा ही नहीं गया है। बजट शब्द की बजाय बजट पॉपुलर शब्द है, हम सबके चलन में शब्द है, लेकिन शब्द क्या लिखा गया है? शब्द लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 और 202। ठीक, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गौर से देखें, किस चीज की बात की जा रही है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसकी बात? संप्रदाय को प्रतिनिधित्व देने की। यह बात 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत की गई थी। मॉर्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम समाज को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, जबकि 1919 में सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो भारतीय को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अलावा 1935 में लेबर को, वोमेन को और दलितों को, लेबर को, महिलाओं को और दलितों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। लेकिन हमसे मुख्यतः किस चीज को लेकर पूछा है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। वो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 आ ये भी सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो भारतीय और यूरोपियों को किसके तहत दिया गया, तो 1919 के तहत। जबकि लेबर, मजदूर, महिलाएं और दलितों को जो आरक्षण दिया गया वो किसके तहत दिया गया? अलग से 1935 अधिनियम के तहत। तो हमने एक ही सवाल में 3 चीजें जानी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? कौन सी न्यायालय? संघीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई? हमने क्लास में पढ़ा था 1935 के अधिनियम। कौन सा? 1935। इसमें से कोई नहीं, ना इसके द्वारा, ना इसके द्वारा और ना इसके द्वारा। आंसर क्या हो उपयुक्त में से? कोई नहीं। तो इसका उत्तर हम पता कर लें। इसका उत्तर होगा 1935 अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1935 अधिनियम के द्वारा। किस तारीख को? 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना हुई थी। किसकी? संघीय न्यायालय की। लेकिन हमसे ये एक और प्रकार का न्यायालय पूछता है जो 1773 एक्ट के तहत, 1773 के अधिनियम के तहत कहां हुई थी? कलकत्ता में, जिसके पहले अध्यक्ष इलियास इम्पे हुए थे। इलियास इम्पे हुए थे। वो बात अलग है, ये बात अलग है। ये बात है संघीय न्यायालय की। वो पूछेगा वहां पे कलकत्ता की। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
केंद्र में द्वैध शासन की किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? जो केंद्र में द्वैध शासन क्या होता है? शासन दो लोग करें। द्वैध शासन में जो भी शासन के विषय होते हैं वो दो हिस्सों में बांट दिए जाते हैं। हिस्सा नंबर 1 जो होता है वो गवर्नर जनरल के पास होता है, उसे आरक्षित कहते हैं। हिस्सा नंबर 2 वो दे दिया जाता है व्यवस्थापिका को, और उसको कहते हैं ट्रांसफर, हस्तांतरित। ठीक, ये बात किसने कहां पूछा है? किसके लिए? केंद्र में। इस बात पे भी ध्यान दें। हम इम्तिहान में बहुत छोटी सी बातों पे ध्यान नहीं देते और 2, 4, 5 सवाल खराब कर देते हैं। इसने कहां पूछा है? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत आया? वो आया है 1935। अब आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, अगर हमने ठीक से इतिहास पढ़ा है तो हम ये बात जानते हैं कि 1919 के तहत भी द्वैध शासन आया था, लेकिन 1919 के तहत द्वैध शासन राज्यों में आया था। कहां आया था? राज्यों में। जबकि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 1935 में इन राज्यों का द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे राज्यों में द्वैध शासन कब आया तो आप क्या कहेंगे? 1919। लेकिन अगर यह पूछे केंद्र में द्वैध शासन कब आया तो 1935। अगर वो ये पूछे कि राज्य का कब द्वैध शासन खत्म हुआ तो भी 1935। हमने एक ही में 3 बातें जान ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक बनाई गई। भारतीय विधान पालिका कब द्विसदनात्मक क्या होता? कुछ नहीं, 2 सदन, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, एक राज्यसभा जैसे आज की डेट में, एक लोकसभा। अगर इसी बात को हम देखें स्टेट पे तो एक होता है विधानसभा, एक विधान परिषद। इसको क्या कहते हैं? द्विसदनात्मक। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक कब बनी? द्विसदनात्मक ये बनी 1919 भारत सरकार अधिनियम में। कब बनी? 1919 भारत सरकार अधिनियम में। तो हमने देखा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई। हमने 1919 में अभी एक चीज और देखी थी, क्या? कि राज्यों में द्वैध शासन आया था। हमने उसके पिछले क्वेश्चन में एक बात और देखी थी, जब हमने देखा था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 में, तो हमने 1919 भी पढ़ा था, और हमने पढ़ा था वहां पे एंग्लो भारतीयों को, यूरोपियंस को, क्रिश्चियन को और सिख को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अलग से दिया गया था। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ये बहुत जरूरी है, आप साथ में इसको ध्यान से लिखते चलें, नोट करते चलें। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था? किसका? केंद्र और राज्यों के मध्य या बीच शक्तियों का विभाजन। हम जानते हैं शक्तियों के विभाजन में क्या है? भारत में केंद्र और राज्य दोनों के बीच क्या है? शक्तियों का विभाजन। शेड्यूल 7, अनुसूची 7, इसमें क्या है? शक्तियों का विभाजन। भाग 11, 11A और 12, इसमें क्या है? शक्तियों का विभाजन। आर्टिकल 245, आर्टिकल 246। लेकिन वो कहा, ये तो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, अब आप इसका आंसर देखें। भारत की संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ये जो आज की डेट में हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन है, ये कहां से आया? ये आया 1935 भारत सरकार अधिनियम से। कहां से आया? 1935 भारत सरकार अधिनियम से। ठीक, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू
किया गया। हमने अभी 2 मिनट पहले ये बात देखी थी कि मैंने कहा था अगर केंद्र में पूछे क्या द्वैध शासन, तो 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। अगर आपने ध्यान से सुना था 2 मिनट पहले तो देखते ही आपको ये सवाल बन गया होगा। ठीक, संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन। संघीय व्यवस्था क्या, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध, जबकि द्वैध शासन कुछ मामले हस्तांतरित और कुछ मामले आरक्षित। याद आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? क्या लिखा पहले? तो सर्वप्रथम, इस बात को अंडरलाइन करें। संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार, ये बात हम जानते हैं कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? M.N. रॉय ने। किसने दिया था? M.N. रॉय ने। और M.N. रॉय साहब किससे जुड़े थे? स्वराज पार्टी से। किससे जुड़े थे? स्वराज पार्टी से। अगर सवाल में कभी स्वराज पार्टी ना लिख के आए तो M.N. रॉय लिख के आएगा, अगर M.N. रॉय ना लिख के आएगा तो स्वराज पार्टी लिख के आएगा। और अगर हम मान लें कि स्वराज पार्टी भी नहीं आया, M.N. रॉय भी नहीं आया, तब आप लगाएंगे कांग्रेस पार्टी 1936। अगर कांग्रेस पार्टी 1936 भी लिख के नहीं आया तो फिर आप क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। वरीयता क्रम समझ आ रहा है? या तो M.N. रॉय अगर लिख के आया और 1934 स्वराज दल भी लिख के आया, स्वराज पार्टी भी लिख के आया, तब बोथ, दोनों। क्लियर? हमने क्या समझा? सबसे पहले संविधान सभा या संविधान बनाने के लिए किसने मांग की थी? स्वराज पार्टी ने। किसने? स्वराज पार्टी ने। किसने मांग की थी? स्वराज पार्टी ने। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, ये इस पे ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित संविधान सभा। कौन सी संविधान सभा? निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? मतलब जो हम अपना संविधान बनाएंगे, जो भारतीय अपना संविधान बनाना चाहते थे या जो बनाएंगे, उसका प्रस्ताव, वो जो संविधान बनेगा एक ऐसी सभा के द्वारा बनेगा जो निर्वाचित हुई है। कैसी सभा? निर्वाचित हुई है, उस सभा के द्वारा। तो ये बात सबसे पहले किसने कही थी? हम जानते हैं 1942 क्रिप्स, 1942 क्रिप्स मिशन द्वारा, 1942 क्रिप्स मिशन द्वारा ये सबसे पहली बार कहा गया कि भारत का जो संविधान है वो एक निर्वाचित सभा बनाए। कौन बनाए? एक निर्वाचित सभा। ठीक बात, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम देखें जरा, साइमन कमीशन याद आ रहा आप में से? इसके अलावा हमें साइमन कमीशन याद आ रहा? हाँ, ये वही साइमन कमीशन जो 1927 में गठित और मार्च 1928 में भारत आया, जिसके अध्यक्ष सर जॉन पी साइमन थे। कुल 7 मेंबर थे। इसके अलावा क्रिप्स मिशन हमें याद आ रहा, जिसको हमने आंसर में देखा है। ब्रिटेन में कैबिनेट डेलीगेशन, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946, 1946 में। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मैंने क्लास नोट्स में लिखाया था और बताया था क्या? 10 लाख। क्या बताया था क्लास नोट्स में? 10 लाख। क्या बताया था मैंने क्लास नोट्स में? 10 लाख। क्या बताया था मैंने क्लास नोट्स में? 10 लाख। याद आ रहा है? ठीक, अगला सवाल, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कभी भी आपके सवाल में
अगर शब्द लिखा है नहीं तो तुरंत अंडरलाइन करें, तुरंत अंडरलाइन करें। ठीक, इससे आप सवालों को गलती से गलत कर देने से बच जाएंगे। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस थे? हाँ थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे? हाँ थे। और एबी अलेक्जेंडर थे? हाँ थे। ये तीनों लोग थे। जो व्यक्ति नहीं था वो था विलियम वुड। कौन नहीं था? विलियम वुड। इसका आंसर क्या होगा? ए, विलियम वुड। और गौर करो, ये व्यक्ति स्टैनफोर्ड क्रिप्स, यही तो वो व्यक्ति है जो 1942 में क्रिप्स मिशन में भारत आया और जिसने भारत में निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्तावना दिया। निर्वाचित संविधान सभा की क्या दी? प्रस्तावना। भारत में संविधान सभा निर्वाचित होनी चाहिए। ठीक, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। हम जानते हैं कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, मैंने क्लास नोट्स में बात लिखाई है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। और अभी अभी हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन 46, कैबिनेट मिशन में कितने लोग आए थे? 3 लोग। कौन कौन? अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस। अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, इस शब्द पे ध्यान देना गुरु, घोषणा पूछा है उसने। क्या पूछा है? घोषणा कब की गई थी? घोषणा की तारीख है आपकी क्या? 24 अगस्त। क्या है? 24 अगस्त। 24 अगस्त। अगर वो आपसे पूछे कि गठन कब हुआ तो तारीख बताना 2 सितंबर। 2 सितंबर। लेकिन वो अगर आपसे पूछे कि पहली बार ये मिले कब थे, पहली बैठक किस तारीख को हुई थी, तो आंसर दोगे 9 दिसंबर। एक ही चीज में 3 बात याद रखना। बात नंबर 1, ये घोषणा कब हुई? 24 अगस्त 1946। ये गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। और पहली बार मिले कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, साथ में लिखते चलिएगा। ठीक, आगे अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। 1, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। 2, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसमें से सही कौन सा है? हमने क्लास में पढ़ा है 3, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ये जो संविधान सभा बनी थी ये नामित भी थी और निर्वाचित भी थी। नामित भी थी और निर्वाचित भी थी। इसमें 292 सदस्य नामित वो निर्वाचित थे। 4 चीफ कमिश्नरेट से आए थे और 93 सदस्य कहां से आए थे? प्रिंसली स्टेट से। कहां से? रियासतों से। कहां से? रियासतों से। ठीक, अगर आपसे पूछे क्या संविधान सभा पूरी तरीके से निर्वाचित थी? नहीं। अगर आपसे पूछे क्या पूरी तरीके से नामित थी? नहीं, ये निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी सदस्य भी थे, नामित सदस्य भी थे। ठीक बात। तो इसका आंसर क्या है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक बात। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, इस बात पे गौर कीजिएगा। अच्छा, उसने स्थायी क्यों पूछा? क्या कोई अस्थायी भी था? हाँ था। स्थायी कौन थे? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो फिर इसका आंसर क्या? स्थायी अध्यक्ष।
स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को बने। ये कब बने? 11 दिसंबर को। अब आप कहेंगे कि फिर ये 2 दिन के लिए क्यों बने? 2 कारण जो इतिहासकारों ने और तमाम संविधानविदों ने बताए। एक तो ये कि किसी सीनियर व्यक्ति को रखना था, ऐसा फ्रांस में नियम चलन है, नियम नहीं है चलन है, तो किसी सीनियर व्यक्ति को जो संविधान का बड़ा विधाता हो। एक दूसरी चीज, कांग्रेस मुस्लिम लीग का भी एक स्टेप चेक करना चाह रही थी कि आखिर मुस्लिम लीग रिएक्ट कैसे करता है, मुस्लिम लीग रिएक्ट कैसे करता है। ठीक बात। अगला सवाल, पिछले का आंसर, पिछले वाले का आंसर स्थायी पूछा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति, गौर कीजिएगा, एक तो मनोनीत और एक उपसभापति। मनोनीत उपसभापति क्लियर, किसके? संविधान सभा के। कौन थे? टीटी कृष्णचारी थे? नहीं थे। वीटी कृष्णचारी थे? नहीं थे। एससी मुखर्जी नहीं थे। फ्रैंक एंथोनी थे। फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी के बारे में आपको बता दूं, जबलपुर के रहने वाले थे और लगभग 7 बार ये नामित सदस्य रहे हैं। 1950 से लगभग 1992 तक रहे हैं। 1950 से 1992 तक रहे हैं फ्रैंक एंथोनी। ये क्या थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति। मनोनीत उपसभापति कौन? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी एक एंग्लो भारतीय थे, एक एंग्लो भारतीय थे, जबलपुर के रहने वाले थे। ठीक बात। और ये किस अनुच्छेद के तहत होते थे नामित, जो कि अब अनुच्छेद हट गया है, 330, अनुच्छेद 330 के तहत ये बार बार नामित होते थे। हम जानते हैं कि 330 और 332 खत्म हो गया है, जिसमें एंग्लो भारतीयों को नामित करने का प्रावधान था। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? मैंने अभी बताया, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। जबकि हमने बताया था गठन, याद कीजिए, इस घोषणा कब हुई गठन की? 24 अगस्त। गठन कब हुआ? 2 सितंबर। और बैठक 9 दिसंबर 1946। ठीक बात। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना, क्या पूछ रहा है हमसे? प्रस्तावना का। किसका? प्रस्तावना का। प्रस्ताव किसने? प्रस्तावना क्या होती है? अरे उद्देशिका, प्रियम्बल, वो पहला पन्ना जो हम पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग पढ़ते हैं, वही वाला पन्ना, उसी को उद्देशिका, उसी को प्रस्तावना कहते हैं। वो किसने रखा था? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। किस तारीख को रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। और ये स्वीकृत कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। किस मीटिंग में रखा? 5वीं मीटिंग में। किस मीटिंग में? 5वीं मीटिंग में। ठीक बात। अगला सवाल, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 + 1। 11 + 1। अब आप कहेंगे सर जी सीधा 12 बता देते। अरे कोई कारण है कि मैं 11 + 1 कह रहा हूं? मैं भी 12 कह सकता था। 11 + 1 क्यों कह रहा हूं? 11 तो हुए, फिर ये +1 क्यों? यही वो संविधान सभा की अंतिम मीटिंग थी जो 26 जनवरी 1950 को हुई।
और फाइनली संविधान अंतर्गत तो हमने संविधान स्वीकार कर लिया। ये डेट पूछते हैं वो अंतिम मीटिंग कब हुई, इसलिए मैंने 11+1 बोला। ठीक, ओके। अगला, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। देखिए अभी 1 मिनट पहले मैं इसी सवाल का जिक्र कर रहा था, वो अंतिम तिथि पूछता है हमसे, और अभी अभी हमने पढ़ा 24 जनवरी 1950। सॉरी, पिछले सवाल में शायद मैंने संभवतः 26 जनवरी बोल दिया, 24 जनवरी 1950। क्या याद रखेंगे? 24 जनवरी 1950 अंतिम तिथि, 24 जनवरी 1950। क्लियर? भारत की संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 3 साल में 12 दिन कम। 3 साल में 12 दिन कम, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक बात? ओके। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे संवैधानिक सलाहकार? सर बेनेगल नरसिंह राव, सर बीएन राव, सर बीएन राव। बीएन राव के बारे में एक तथ्य ये भी है कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारत के कुल 4 जज रहे हैं, जो आज की डेट में मिस्टर दलबीर भंडारी हैं, जो भारतीय तरफ से एक और जज रहे थे 4 में से, वो सर बेनेगल नरसिंह राव ही थे। सर बेनेगल नरसिंह राव ही थे। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल, अब हम भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। शब्द पे गौर कीजिएगा, उसने क्या पूछा है? अंगीकृत पूछा है। क्या पूछा है? अंगीकृत। 26 नवंबर 1949। लागू नहीं लिखा है शब्द, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है? अंगीकृत। क्या लिखा है? अंगीकृत। अगर पूछे लागू, क्या पूछे? लागू मतलब एनफोर्स। क्या पूछे? लागू माने एनफोर्स। तब क्या बताएंगे? तब बताएंगे 26 जनवरी। शब्दों पे बिल्कुल विशेष गौर कीजिएगा, आप यहीं पे जाके पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने देखा अंगीकृत और आप तुरंत खोजने लगे 26 जनवरी 1950 और आपको ऑप्शन में मिला नहीं। आप क्या कहते हैं? सवाल गलत था ना। आप अगर ठीक से प्रस्तावना का पहला पन्ना पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो उसमें शब्द अंगीकृत लिखा हुआ है। उसमें शब्द अंगीकृत लिखा हुआ है। आप ठीक से देखेंगे तो ये तारीख लिखी गई है, अंगीकृत के साथ ये तारीख लिखी गई है। ठीक बात? तो इसका आंसर 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अब देखिए, ये आ गया शब्द लागू। वहां क्या लिखा था? अंगीकृत। यहां क्या लिखा है? लागू। अंगीकृत अलग मसला होता है, लागू अलग मसला होता है। जब कहे लागू तो 26 जनवरी 1950, जब कहे अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949। क्लियर? अगला सवाल, हम अगले सवाल पे आ रहे हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्यों लिया गया था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखते हैं। इस तिथि को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। देखते हैं। यह एक शुभ दिन था,
हो सकता हो ना, यह कोई शुभ दिन नहीं था, ऐसा कोई खास कारण नहीं था। इस तिथि को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन ना, भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि हमें पता है 9 अगस्त। क्या है? 9 अगस्त। तो फिर बचा क्या है? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हम जानते हैं ऐतिहासिक रूप से, हमने इतिहास में बात पढ़ी है कि कांग्रेस ने 1930 में लाहौर किनारे रावी किनारे लाहौर में इस बात की घोषणा की थी कि अब हमें संपूर्ण आजादी चाहिए। क्या चाहिए? संपूर्ण आजादी चाहिए। क्लियर? अगला, अब अगला, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इस साल, अगर ध्यान हो आपको तो इस साल आपके कांस्टेबल के पेपर में जो आपको 17 और 18 तारीख को हुआ है उसमें ये सवाल आया भी था कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर जो बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस में, अगर ठीक से सुनेंगे तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। क्या है इसका आंसर? 26 नवंबर। 26 नवंबर। और 26 नवंबर को एक और बात ध्यान रखें, इस तारीख को हम दुग्ध दिवस भी मनाते हैं क्योंकि वर्गीस कुरियन का बर्थडे भी होता है। वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक, इसलिए हम इस तारीख को क्या और मनाते हैं। अगर इस बार हो सकता आपसे पूछा गया 26 नवंबर को संविधान दिवस, हो सकता इस बार 26 नवंबर फिर डेट आ जाए और पूछ लें आपसे दुग्ध दिवस। ठीक बात? अगला सवाल, और हम 26 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? कुछ ऐसा खास नहीं। 26 जनवरी हम जानते हैं, 15 अगस्त हम जानते हैं। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया? संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया। किसको द्वारा अपनाया गया? संवैधानिक सभा द्वारा। हमें याद है कैबिनेट मिशन 1946, जो कैबिनेट मिशन 1946 में मार्च में आया और 24 मार्च भारत आया, 16 मई को जिसने अपनी तमाम अनुशंसाएं दी, जिसके आधार पर बाद में संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसने क्या अपनाया? भारतीय संविधान। क्या अपनाया? भारतीय संविधान। अगला सवाल, आपका अगला सवाल क्या कहता है आपसे? अगला सवाल आपका आपसे कहता है BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। BR अंबेडकर साहब का संविधान सभा में कब निर्वाचन और कहां से निर्वाचन हुआ था? संविधान सभा में BR अंबेडकर साहब का पहले निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से। कहां से? पूर्वी बंगाल से। चूंकि हम जानते हैं विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल तत्कालीन पाकिस्तान और वर्तमान के बांग्लादेश में है, चूंकि वहां पहुंच गया था, इसीलिए इनके लिए MR जयकर ने, किसने? MR जयकर, MR जयकर, MR जयकर ने, किसने? MR जयकर ने सीट खाली की और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़े और सदन में पहुंचे। सवाल आ सकता है कि अंबेडकर साहब के लिए आखिर किसने सीट खाली की थी? किसने की थी? MR जयकर ने, MR जयकर ने। ठीक, अगला सवाल, हम अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित, इस पे ध्यान दीजिएगा, स्थगित। और वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार का सामान्य भाषा में जो हम अर्थ समझते हैं, सभी 18, आज की डेट में सभी 18 साल से ज्यादा व्यक्तियों को मत देने की अनुमति, मत देने की शक्ति। इस बात का विरोध किया था किसने? यही पूछा है कि किसने कहा था कि अभी भारत में सभी को 15 साल ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनको यह लगता था भारत का समाज अभी इतना काबिल नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो चुनाव जैसी कठिन प्रक्रिया में भी भाग ले ले, इसीलिए मना किया गया था। लेकिन फिर भी दिया गया। किसने मना किया था? किया था मौलाना आजाद साहब ने। किसने किया था? मौलाना आजाद। इसका समर्थन किसने किया था कि नहीं, अभी तुरंत दिया जाना चाहिए? राजेंद्र प्रसाद ने भी और जवाहरलाल
नेहरू ने भी। अगर पूछे कि किसने आखिर समर्थन किया था कि इन्हें तुरंत दिया जाए, किसने? जवाहरलाल नेहरू एवं राजेंद्र प्रसाद साहब ने। जबकि विरोध किसने किया था कि 15 साल सभी को मताधिकार ना दिया जाए? मौलाना आजाद साहब ने। किसने? मौलाना आजाद साहब ने। अगला, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत को स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में, किसके रूप में? राजनैतिक दल के रूप में क्या कर दिया जाए? भंग कर दिया जाए। मतलब 1947 में आजादी प्राप्त हो गई और अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया। ऐसा कौन चाहते थे? गांधी जी चाहते थे। कौन चाहते थे? बापू चाहते थे। कौन चाहते थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। 1869 में 2 अक्टूबर को पोरबंदर में जन्म हुआ। पोरबंदर में जन्म हुआ। 1993 में दादा अब्दुल्ला साहब का मुकदमा लड़ने साउथ अफ्रीका चले गए। वहां पे इन्होंने तमाम काम किए। उसके बाद 1915 में, कब? 9 जनवरी को 1915 में 9 जनवरी को लौटे। इन्हीं के उपलक्ष्य में हम प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं। हर साल 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने गांधी जी के बारे में जान ली। ठीक। अच्छा, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी याद आ रहे हैं आपको? यही वो व्यक्ति हैं जो सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गए थे, जो चुनाव हार गए थे। और यही वो सी राजगोपालाचारी हैं जो भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे। जयप्रकाश याद आ रहे हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। अब हम अगले सवाल पे जा रहे हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जान फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है, जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने। ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कथन किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का। अगला सवाल। अब अगला सवाल, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसने कहा था? किसने ये कहा था कि राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, किसने? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये बात किसने कहा था? आइवोर जेनिंग ने। किसने? आइवोर जेनिंग्स ने। किसने? आइवोर जेनिंग ने। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जो लोग बहुसंख्यक में ना हो वो अल्पसंख्यक। जैसे मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन, पारसी, बौद्ध, जैन, ये सभी लोग कौन हैं? अल्पसंख्यक। भारत में ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति एक जगह अल्पसंख्यक हो वो दूसरी जगह भी अल्पसंख्यक हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। ये किसने कहा था? ये हमसे किसने कहा था? ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन ने। क्यों कहा था? आप गौर से देखें तो जितने लोग कांग्रेस से जुड़े थे अंततः वही लोग तो संविधान सभा में थे। और कौन था संविधान सभा में? लगभग, ऐसा नहीं केवल कांग्रेसी थे, लगभग केवल वही लोग संविधान सभा में थे जो कांग्रेस से जुड़े थे। इसीलिए यह कथन किसने कहा? ऑस्टिन ने। क्या कहा? कि जो कांग्रेस है वही संविधान सभा है, कांग्रेस ही संविधान सभा है और कांग्रेस ही भारत है। ठीक बात। हम अगले पे बढ़ रहे हैं, अगले सवाल पे। सभी कथन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कथन सीधा लिख के आ जाएगा पेपर में। ठीक, हर एक कथन, हर एक एक्सप्लेनेशन अति महत्वपूर्ण है। अगला, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं?
कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? इसका सीधा आंसर 15। कितनी सदस्य थीं? 15। अगर आप में से कभी कोई दिल्ली गया हो और दिल्ली में किसी ने एक मेट्रो का नाम सुना हो, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, तो आप कभी गौर करें वो दुर्गाबाई देशमुख, हाँ, इन्हीं 15 सदस्यों में से एक महिला सदस्य कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। ठीक, आगे अगले कितनी याद रखिएगा, कितनी सदस्य थी महिलाएं? 15। अच्छा, कुल खर्चा कितना हुआ है? 65 लाख रुपए का। कितना? 65 लाख रुपए का। कितना? लगभग 65 लाख रुपए का। कुल कितने दिन मुलाकात हुई? 165 दिन मुलाकात हुई। कुल 165 दिन। कितनी बारी संविधान पढ़ा गया है? कुल 3 बारी संविधान पढ़ा गया है। अंतिम बार संविधान किस तारीख से किस तारीख तक पढ़ा गया है? ये तारीख पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये तारीख 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। कब? 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। क्लियर? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर से मिलान के लिए आ गया, फिर से मिलान के लिए आ गया। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 व सूची 2 में सही कूट का मिलान करना है। मूल अधिकार, कार्य संचालन, संघ शक्ति और प्रारूप। BR अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। फिर से सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम उस पॉइंट को पकड़ें जो हमें बिल्कुल क्लियर है कि ये तो सही है ही है। दुनिया को पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो डी का तो मन हराल में बैठ रहा, लेकिन हम इतनी किस्मत वाले कहाँ? इतनी किस्मत वाले होते तो तैयारी ना कर रहे होते, कहीं कुछ बैठे होते चौधरी बन के। तो भाई साहब, ये तो चारों में मिल गया हमें, तो थोड़ी तो मेहनत करने पड़ेगी। तो आओ थोड़ी मेहनत करें। मूल अधिकार, मूल अधिकार किसके हाथ में थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। संघ शक्ति किसके हाथ में थी? जवाहरलाल नेहरू। और कार्य संचालन राजेंद्र प्रसाद। तो बी का 3 खोज लीजिए, बी का 3, बी का 3, 2 मिल गया। इतनी किस्मत वाले होते तो क्या नहीं कहना था, फिर 2 जगह मिल गया, फिर से 2 जगह मिल गया। तो किस्मत पे नहीं, हम मेहनत पे भरोसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब तो मिलेगा कार्य से मूल अधिकार ए का 4, ए का मूल अधिकार सरदार पटेल और बी का सी का 2। अब तो पहुंच जाएंगे, अब तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, एक बार हमने उस कूट में देखा था, हमने केवल एक मैच किया था और हम पहुंच गए, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। तो हमारे लिए जरूरी है कि हमें चारों चीजें आनी चाहिए। क्लियर? आगे अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1 मिनट पहले पिछले बार हमने कूट में देखा था। अगर ध्यान से सुना होता तो इसका आंसर पता होता। अभी अभी हमने मौलिक अधिकारों में किसका देखा? किसका देखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875-31 अक्टूबर को हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को हम किस रूप में मनाते हैं? द डे ऑफ यूनिटी। यूनिटी के रूप, इन्हीं की भारत में सबसे बड़ी मूर्ति भी है। कहाँ? केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1950 को। इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। कब? बारदोली सत्याग्रह 1928 के उपरांत। इन्होंने 1931 कराची अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। इतनी बातें हमने सरदार पटेल के बारे में जान ली। ठीक बात, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगल बगल लिखते चलिएगा। संविधान सभा के डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? इसने क्या पूछा? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ?
प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? कब हुआ? 29 अगस्त को। कब हुआ? 29 अगस्त को। प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे? 1 + 6 = 7। कुल कितने? 1 + 6 = 7 सदस्य। 1 + 6 = कुल 7 सदस्य थे। क्लियर? प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 1 + 6 = 7 सदस्य। क्लियर? और गठन कब? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। क्लियर? अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? संविधान निर्मात्री की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से देखिए, कौन सी समिति पूछ रहा है हमसे? झंडा समिति। अब झंडा समिति थी दो। एक तो थी 1931 के कराची अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता पटेल साहब ने की थी। झंडा समिति थी दो, जिसकी अध्यक्षता 1931 के कराची अधिवेशन में पटेल साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने की थी। लेकिन इसमें तो कहीं पटेल साहब का नाम नहीं है। अब क्या करें? ठीक, कोई बात नहीं, एक और समिति थी, झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। अब सवाल ये आ गया कि अगर इसमें सरदार पटेल होते तो फिर वो बहुत क्लियर कट आंसर लिख के देता कि 1931 कराची अधिवेशन में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगर उसने सिंपल सवाल पूछा है तो आप राजेंद्र प्रसाद के साथ जाएंगे, और बहुत स्पेसिफिक उसने लिख दिया है बकायदा कि 1931 कराची अधिवेशन के तौर पे बताइए, तो पटेल साहब के साथ जाएंगे। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? मूल अधिकार। अच्छा, भारत के संविधान के लक्षण किस देश से लिए? सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का हमको क्या करना है? चयन करना है। मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? मूल अधिकार गुरु हमने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे? यूएसए। हम जानते हैं यूएसए में मूल अधिकार बहुत टाइट है, लोगों को धुआंधार मूल अधिकार मिले हुए हैं। ठीक। एक शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपात उपबंध हमने कहां से लिए? जर्मनी से। कहीं जर्मनी है? हाँ है, नंबर 4 पे। क्या यहां पे एक बार चेक कर लें? समय भी बचेगा, अगर आंसर तक पहुंचे हम देखेंगे पूरा। 1 आ तो 2 मिल गया हमें, ये लीजिए 1 आ 2 और हम आंसर तक पहुंच गए। तो बी का 4, 1 नहीं 1 आ 2 हमें एक जगह और मिल रहा है, सॉरी, क्योंकि बी का 4 नहीं बैठेगा, लेकिन बी का 1 और सी का 4 बैठेगा, सी का 4 बैठेगा और डी का 3 बैठेगा, डी का 3। हम जानते हैं राज्य की नीति एवं निर्देशक तत्व कहां लिखे हैं? राज्य की नीति एवं निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक लिखे हैं, हम ये बात जानते हैं। आपात उपबंध कहां लिखे हैं? भाग 18 352 से 360 लिखे हैं। मूल अधिकार कहां लिखे हैं? मूल अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखे हुए हैं। ठीक बात। मूल अधिकार कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली कहां? शासन की संसदीय प्रणाली यूके से। संसदीय प्रणाली आएगा आपको सीधा, ठीक, ये भी सीधा आ सकता है। आपात उपबंध, अच्छा जर्मनी ना लिख के आए तो वीमर संविधान लिख के आएगा, वीमर संविधान। जर्मनी के संविधान को ही वीमर संविधान भी कहते हैं। क्लियर? अगला सवाल जान गए? अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? भारत के संविधान में उद्देशिका का उद्देशिका होता क्या है? अरे वही प्रियम्बल, प्रस्तावना, जिसमें पहली लाइन लिखी गई है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वही वाला पन्ना जो सबसे पहला पन्ना संविधान का लिखा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। ये विचार का, इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है? विचार कहा है। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, विचार कहा है। विचार कहां से लिया है हमने? किसका? उद्देशिका का। कहां से? यूएसए। अब आप कहेंगे वो तो सिंपल लिखा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका, विचार कहां से लिखा है?
ये तो तब जब आपने हमारी क्लास नहीं पढ़ी, क्लास में आते तो आपको कंफ्यूजन जनरेट होती। क्यों? क्योंकि विचार भले यहां से लिया लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान के से। किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ध्यान से सवाल पढ़ेंगे। क्या? अगर वो कहे विचार तो यूएसए से, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्लियर? अगला हमसे क्या कह रहा है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई। न्यायिक पुनरीक्षण किस आर्टिकल में है? न्यायिक पुनरीक्षण अगर ठीक से देखेंगे तो आर्टिकल 137 में मिल जाता है हमें। ये किस में मिल जाता है? आर्टिकल 137 में। कहां से लिया है हमने? कहां से? यूएसए। कहां से लिया है? यूएसए। इसके साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट कहां से है? 124 से लेके 147 तक है। कहां तक? 147 तक। हाई कोर्ट कहां से है? 214 से लेके 232 तक। आप कहेंगे 33 में साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। 33 में क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कही गई है। ठीक? ये किस में? ये भाग 5 में और ये भाग 6 में है। क्लियर? अगला आगे बढ़ रहे हैं। अगला, भारत की संघात्मक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था साहब? संघात्मक व्यवस्था। निम्नलिखित में से किस देश? संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? हमने क्लास में पढ़ा था केंद्र और राज्य। एक होती एकात्मक व्यवस्था, एक होती संघात्मक। एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? जहां पर केवल और केवल एक सरकार है, केंद्र सरकार। राज्य जैसा कुछ नहीं। लेकिन संघात्मक क्या होती है? जहां केंद्र भी हो और राज्य भी हो और दोनों के संबंध, केंद्र भी हो राज्य भी हो। जैसे देश में दिल्ली में हम जानते हैं एक केंद्र सरकार है लेकिन एक उत्तर प्रदेश सरकार भी है। ये कैसी हो गई? संघात्मक सरकार। ये हमने कहां से लिया? ये हमने कहां से लिया? ये लिया हमने कनाडा से। ये बात हमने कहां से ली है? कनाडा से। क्लियर? ये बात कहां से ली है? कनाडा से। अगला, इसके बाद भारत की संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची किस देश से ली गई है गुरु? ऑस्ट्रेलिया से। किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने? गौर करो, व्यापार वाले आर्टिकल 301 से 307। व्यापार वाले आर्टिकल से याद आ रहे हैं? 301 से 307। ठीक? अभी अभी हमने कनाडा पढ़ा है। कनाडा से क्या लिया था? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद याद आ रहे हैं? 36 से 51 भाग 4 कहां से लिए हमने राज्य की नीति एवं निर्देशक तत्व? ध्यान आ रहे हैं? आयरलैंड से। किससे लिए हैं? आयरलैंड से। किससे लिए हैं? आयरलैंड से। क्लियर? किससे लिए हैं? आयरलैंड से। किससे लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। अगला, राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित है। गौर करो, हमने आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में कितने सदस्य पढ़े थे? 238 प्लस 12। ये जो 12 एक्स्ट्रा हैं, 238 तो आते हैं चुनाव के, ये जो 12 आए हैं ये कहां से आए हैं? ये आते हैं मनोनीत। राष्ट्रपति करता है मनोनीत। ये आइडिया हमने कहां से लिया था कि भाई कुछ मनोनीत करा लेंगे? कहां से? आयरिश संविधान से। कहां से लिया था? आयरिश संविधान से, कि कुछ लोग मनोनीत होके भी आ जाएंगे। ठीक बात? जैसे गौर करिए, अभी अभी हाल ही में मैडम सुधा मूर्ति भी आई हैं। मैडम सुधा मूर्ति भी आई हैं। क्लियर बात? मैडम सुधा मूर्ति को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो गूगल कीजिएगा, मिल जाएंगे। ठीक? मैडम सुधा मूर्ति, उनकी कुछ अच्छी किताबें हैं, वो भी पढ़ें।
नारायण मूर्ति की वाइफ है या ठीक। अब आप देखिए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्लियर। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति की विचार, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। विधि का शासन A2 कहीं A2 है, अरे दादा ये तो 2 में है, इतनी अच्छी किस्मत तो हमारी है नहीं, कोई बात नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, तो B का 3 है, हाँ है, तो C का अपने आप क्या हो जाएगा 4। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रख लेता है, याद आ रहा अंडर आर्टिकल 200, अंडर आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 के तहत। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची का क्या बचा कनाडा, क्या बचा कनाडा। क्लियर, डन। अगला क्या कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों का कहां से लिया गया है रूस से। कहां से पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। कहां से लिया गया है रूस से। क्लियर। क्या मौलिक कर्तव्य याद आ रहे हैं आपको। भाग 4A 51 के अंदर जब आप घुसते हैं तो ABCDEFGHIJK कितने हैं कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। याद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो रिवाइज कीजिए, याद आएंगे। क्लियर। अगला, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। मतलब कवि क्या कहना चाहता है हमसे, कहना चाहता है कि लिखित संविधान मतलब जो संविधान है लिखित। तो आप कहेंगे क्या संविधान मौखिक भी होता है, नहीं लिखित ही होता है। फिर लिखित में भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है विधिवत लिखित, एक होता है गैर विधिवत लिखित। एक होता तरीके से लिखा गया, एक गैर तरीके से। जो विधिवत लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ है वो कहां से हुआ है, अमेरिका के संविधान से। कहां से, अमेरिका के संविधान से। कहां से, अमेरिका के संविधान से। क्लियर। अगला सवाल, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। भाग पूछा है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। हमने क्लास में पढ़ा था गुरु 22 भाग। कितने, 22 भागों में। कितने, 22 भागों में। याद आ रहा है 22 भाग। क्लियर। कौन कौन से भाग। नंबर 1 में हमें क्या मिला, भारत और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में क्या मिला, नागरिकता। 3 में मौलिक अधिकार। 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। 4A में कर्तव्य। 5 में केंद्र। 6 में राज्य। 8 में यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। 9 में एक सेकंड बस। 9 में हमें क्या मिला, 9 में हमें मिलता है नगर पालिका। 9A में 9 में मिलता है पंचायती और 9A में मिलती है नगर पालिका। और उसके बाद फिर हमने अंत में देखा है 14 में क्या मिलता है, यूपीएससी। 14 में यूपीएससी, 18 में आपातकाल और ऐसे तमाम 22 भाग। क्लियर, क्लास में बताए थे मैंने। अगला निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए भाग ही पूछ लिया उन्होंने। संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र कौन सा, नंबर 1।
मौलिक कर्तव्य कहाँ है? मौलिक कर्तव्य कह रहा है, मौलिक कर्तव्य 4A। नागरिकता भाग 2, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किसमें है? 4 में है। तो इसको अगर सजाना है तो कैसे सजेगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। कौन सा भाग है? और कौन से संबंध? विधायी कह रहा है, विधायी संबंध। कौन से? विधायी संबंध। 11(1) में क्या है? विधायी संबंध। 11(2) में क्या है? प्रशासनिक संबंध। और 12(1) में क्या है? वित्तीय संबंध। कौन से? वित्तीय संबंध। हमसे कौन से पूछे हैं? कौन से? विधायी संबंध। किसमें है? भाग 11 और अध्याय 1 में। इसको याद रखने का एक और आसान तरीका होता है। 5 में क्या है? केंद्र। 6 में क्या है? राज्य। 5 और 6 11। 5 और 6 11। क्लियर? अगला सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए करते। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत ये कहां है? हम जानते हैं आर्टिकल 18 क्लास में पढ़ा है हमने। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40, ये बात भी हमने पढ़ा है। ठीक। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपालय के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये हमने 45 में भी पढ़ा था। 86वें संविधान संशोधन से ये 21 में आ गया। ठीक बात। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये भाग 1 में हमने पढ़ा है। तो डी का तो आपका जो बैठेगा वो बैठेगा 2, डी का 2 ये दीजिए, केवल 1 में है। तो सी का बैठ जाएगा 4, सी का 4, सी का 4। हालांकि सी का मौलिक अधिकार में बैठना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं पेपर में लिख के क्या आता है? सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनिए। सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनना जरूरी नहीं है कि वो सही है ही, उसमें से सबसे सही चुनना है। ठीक। उसके बाद बी का क्या बन जाएगा? 1। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 आ जाएगा। और उपाधियों का अंत मूल अधिकार आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। ठीक बात। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है हमसे? सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 9। ठीक। भारतीय संविधान का भाग 8, 4A और 9A। ठीक। संघ, नगर पालिका, पंचायत और मूल कर्तव्य। संघ का राज्य क्षेत्र, नगर पालिका, पंचायत और मूल कर्तव्य। 4A। तो सी का तो 4 बैठ जाएगा, सी का 4, बी का 1, ए का 3, ए का 3 और डी का 2, डी का 2, डी का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। क्लियर? ए का 3 पंचायत। पंचायत किसमें है? 9 में। हमने अभी अभी देखा था। भारतीय संविधान का भाग 8 कहां है? संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। 7 तो है ही नहीं, 7 तो है ही नहीं। और सी का 4, सी का 4 बैठ जाएगा मूल कर्तव्य। और डी का 2 बैठ जाएगा, डी का 2 नगर पालिका। क्लियर? नगर पालिका, नगर पालिका। अगला, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्लियर? सही उत्तर का चयन कीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध। भाग
9A भारत का संविधान, भाग 3, भाग 5 और भाग 18। तो आपात उपबंध किस में है? 18 में है। तो डी का 3 खोज लेते हैं सबसे पहले। देखिए डी का 3 मिल गया, हम आंसर तक पहुंच गए। सी का 4, सी का 4, संघ किस में? भाग 5 में। अभी में देखा था 5 + 6 = 11। याद आ रहा है? 11 केंद्र राज्य संबंध। बी का 1, बी का 1 मौलिक कर्तव्य। यार ये गलत लिख गया है, मौलिक कर्तव्य ये होना चाहिए था IV, 4 होना चाहिए था, गलती से लिख गया, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, ठीक। और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ है? भाग 3। मौलिक अधिकार कहाँ है? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। आपात उपबंध कहाँ है? 352 से 360, 352 से 360। संघ, संघ कहाँ से शुरू हो रहा है? 79 से 151 तक, 151 तक। और आपका बचा क्या? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अगला, अब हम अगला देख रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक बात। संविधान का भाग 15, 16, 17, 18। हम अभी अभी 18 देख के आए हैं। क्या 18 में क्या है? आपात। क्या है? आपात। तो डी का 1, डी का हमें फिर से 1 मिल गया। सी का 2, सी का 2 राजभाषा। राजभाषा के आर्टिकल से याद आ रहे? 343 से 351 तक याद आ रहे हैं। आपात के 352 से 360 तक याद आ रहे हैं। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के याद आ रहे हैं 330 से 342 तक। और निर्वाचन याद आ रहा है 324 से 329 तक। निर्वाचन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चुनाव चल रहा है, पेपर में सवाल आ जाएगा, पेपर में सवाल आ जाएगा। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मिस्टर सुकुमार सेन साहब, मिस्टर सुकुमार सेन साहब। क्लियर। अगला, अगला हमसे क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद ना, 350 ना, 500 ना, कितने? 400 से अधिक लिख दिया उसने। ये हमने क्या कहा था? क्या कहा था हमने? हमें सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनना है। जरूरी नहीं है कि जो उत्तर दिया गया वो सही है ही, लेकिन उनमें से दिए गए उत्तरों में से सबसे सही चुनना है। तो इसका क्या बैठेगा? सी आंसर। क्या होगा इसका आंसर? सी। क्लियर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? कब? गौर से देखो क्या कह रहा है कवि हमसे। कवि कह रहा है आरंभ में। कवि क्या कह रहा है? आरंभ में कितने थे? 395। कितने अनुच्छेद? 395। और भाग कितने थे? भाग थे 22। अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां कितनी थी? 8। अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूचियां 8। आज कितनी है? अनुच्छेद लगभग 465 है, लगभग, क्योंकि घटते बढ़ते रहते। अभी ये हमने देखा नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन 128, 106 के तहत क्या हो गया? कुछ अनुच्छेद जुड़ गए, जैसे 330A, 332A, 334A, 239AA में भी कुछ जुड़ गया। ठीक, जो महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया। क्लियर। क्लियर। अब हम आज का अंतिम सवाल देख रहे हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? देखिए अभी ये बात मैंने कही थी। मूल मतलब वो शुरुआती दौर की बात कर रहा है, बिल्कुल शुरुआती। तो कितने भाग थे? 22। अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8। कितनी बढ़ गई? 4। कितनी बढ़ गई? 4। भाग कितने में? 22 के 22 है। हालांकि 4 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, लेकिन 4 अलग भी। ठीक, कौन कौन सी? 9, 10,
11, 12, 9, 10, 11, 12। 9 में क्या है? 9 में क्या है? 9 में विशेष उपबंध है। किस बात को लेके? जमीन को लेके, जमीन को लेके। जो भूमि सुधार आया था प्रथम संविधान संशोधन के जरिए, उसी बात को लेके। 10 में क्या है? दल बदल है। 10 में क्या है? दल बदल है। संविधान संशोधन 52, 1985। 11 में क्या है? पंचायती राज संविधान संशोधन 73। और 12 में क्या है? नगर पालिका संविधान संशोधन 74। और इस प्रकार हमने सारे के सारे ये सवाल देख लिए, और इस प्रकार हमने सारे के सारे सवाल देख लिए। इसके साथ ही आपको हम इसके साथ ही ये एक शीट भी, हमने लेक्चर पूरा किया, और आप हमारे इस लेक्चर को गिरिराज क्लासेस के YouTube चैनल पे देख सकते हैं। जो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, अपने बहुत सारे दोस्तों को भेजें। हम इसी प्रकार अच्छी अच्छी सीरीज लाते रहेंगे। आपके आने वाले इम्तिहान में ये सीरीज बहुत उपयोगी होंगी। आप जानते हैं गला काट प्रतियोगिता है, एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप ठीक से सवाल सुने, उसका एक्सप्लेनेशन सुने। ये मेरा वादा है, आपको बहुत सारे सवाल ज्यों के त्यों टकरा जाएंगे, ज्यों के त्यों टकरा जाएंगे। हमारे यहाँ मऊरानीपुर में स्वर्गेश्वर मंदिर रोड पे हम लोग ऑफलाइन बैच भी चलाते हैं। जो भी लोग ऑफलाइन बैच का लाभ लेना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं आ सकते हैं। हमने अभी पिछले बार भी SI में अभी बहुत सारे सिलेक्शंस दिए थे, और आप आके लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद।